जय भीम जोहार। साथियों, बड़े इंतजार के बाद आखिर विशेष सत्र का समापन हो गया, लेकिन इसके साथ कई सवाल पीछे छूट चुके हैं, जिसमें है लोकतंत्र और संविधान, उसकी मर्यादा, उसकी गरिमा। क्या वो तार तार हो गई है या अभी भी संभावनाएं शेष हैं? इस संबंध में आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ हैं बहुत ही सरोकारी पत्रकार, गंभीर विषयों पर नजर रखते हैं और बड़ी बारीक पकड़ रखते हैं। साथियों, बड़े चंद पत्रकार अब इस देश में रह गए हैं जो ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, इस पर अमल करते हैं, व्यवहार पर भी लाते हैं। वैसी शख्सियत का नाम है झारखंड का वरिष्ठ पत्रकार, कई मीडिया हाउसेज में, आई नेस्ट समेत कई मीडिया हाउसेज के संपादक रहे, शंभुनाथ चौधरी जी। तो हम उनसे चर्चा करेंगे। शंभू जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। जी, तो मैं बात कर रहा था शंभू जी की जो मर्यादाएं तार तार हुई, इसमें मुझे तो सीधे सीधे दिखता है कि दो तीन वजह है, मैं समझता हूँ, फिर आप बात करेंगे। पहला यह है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज जो सत्ता में है, उसके साथ दिक्कत ये है, जो उसके मुखिया हैं, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, वो कभी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद लगातार देश के प्रधानमंत्री। हमेशा उन्होंने पूर्ण मोहम्मद की सरकार चलाई। इस बार ऐसा दुर्भाग्य कहिए या संयोग कहिए कि भाजपा बहुमत हासिल नहीं कर सकी और सहयोगी दल के सहारे वो टिकी हुई है, यानी कि एनडीए अलायंस ने बहुमत हासिल किया, लेकिन भाजपा ने हासिल बहुमत नहीं किया। जबकि इनका नारा था कि 400 पार। इनके साथ एक मलाल सा है इनके अंदर, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि हम जीत चुके हैं और मुझे पूर्ण बहुमत हासिल है। और दूसरी ओर कांग्रेस, ठीक है कि कांग्रेस की सीटें बढ़ गई हैं, 99 हो गई, 50-52 से या 55 से, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि हमने चुनाव जीत लिया है। जबकि जो इंडिया अलायंस है, जिसको लीड करती है कांग्रेस, वो मिलाकर भी जो है पूर्ण बहुमत का आंकड़ा छू नहीं सकी। लेकिन दोनों के साथ दिक्कत ये है कि दोनों समझ रहे हैं कि चुनाव हम जीत चुके हैं और दोनों एक तरह के अहम में है और एक तरह की ठसक है दोनों के बीच, और दोनों को ऐसा लगता है कि हम चुनावी मोड में हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये अभी भी चुनावी मोड में है? क्या आपको लगता है कि दोनों के अंदर एक अहम है, या अहम का कारण क्या है? और तीसरा सवाल शंभू जी, वो ये है कि आपको नहीं लगता है कि लोकतंत्र की, सदन की या संविधान की गरिमा पर किसी भी तरह की आंच आई है? नहीं, आप बिल्कुल वाजिब कह रहे हैं। जब तक चुनावी अभियान चल रहा था और जो तमाम तरीके की तल्खियाँ थीं, सरकार बनने के बाद होना ये चाहिए था कि उनका पटाक्षेप होता और संसदीय राजनीति की जो गरिमा होती है, वो दिखती। जी। दुर्भाग्य ऐसा है कि संसद के पहले ही सत्र में जो शपथ ग्रहण और औपचारिकताओं का सत्र था, जिसमें औपचारिकताएँ ज़्यादा थीं, वहाँ भी जिस तरीके की तल्खियाँ दिखीं और जिस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकली, वो देश के लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं इसमें कि कोई एक पक्ष जो है कि इंडी और इंडिया जो है, एनडीए, दोनों में से कौन जिम्मेदार है, दोनों ही मुझे लगता है कि बराबर के साझेदार हैं। और एक जो परिपक्वता, एक समझदारी, एक साझेदारी, एक परस्पर विश्वास और गंभीर मुद्दों पर जो गंभीरता होनी चाहिए, जो बड़े मुद्दे हैं देश के सामने, जिन सवालों को एड्रेस करने की आकांक्षा रखती है जनता, उन सवालों पे जिस गंभीरता की अपेक्षा की जा रही थी, उसकी कमी दिखी। राहुल गांधी ने अपने भाषण में ज़रूर गंभीर मुद्दे उठाए, लेकिन उनके तौर तरीकों पे कई लोगों को ऐतराज़ हुआ। मेरी बात कई लोगों से हुई और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का जो अंदाज था, देखिए, चुनाव अभियान और संसद, ये दोनों 2 तरह की चीज़ें होती हैं। जब आप चुनावी मैदान में प्रचार करने को निकले हैं, तब आप तमाम तरीके की बातें जो हैं और जो आपकी आक्रामकता दिखती है, अगर आप उसी को लेकर संसद में पहुँचेंगे, हर जगह की एक अपनी मर्यादा होती है। तो राहुल गांधी के साथ मुश्किल एक ये दिखी, हालाँकि उन्होंने मुद्दे बहुत वाजिब उठाए। मुद्दे मणिपुर का उठाया, जिस पे प्रधानमंत्री अब तक नहीं बोलते थे, चुप्पी साध रखी थी और उनको मजबूर किया, लोकसभा में ना सही लेकिन कल राज्यसभा में जवाब देते हुए
प्रधानमंत्री को मणिपुर के मुद्दे पे बात करनी पड़ी, कहनी पड़ी। तो ये इतना देर क्यों? साल, सवा साल से, 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री चुप हैं। प्रधानमंत्री की ओर से कोई वक्तव्य नहीं। तो भई सवाल तो उठेंगे। तो राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए संसद के सत्र में, असल में मैं राहुल पे बात इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि उन्होंने जो मुद्दे हैं देश के सामने, चाहे नीट का मुद्दा हो, चाहे ये मुद्दा हो, धर्म वाली चीज़ों पे थोड़ा-सा विवाद ज़रूर है, अभी यह विवाद है अभी, तो मैं जी, उस पे जाना नहीं चाह हाँ, जाना नहीं वो चाहता सवाल लेकिन जी, वो हाँ, सवाल है शंभू जी हमारा, वो ये कि हाँ, इन्हीं ज़रूरत थी क्या थी राहुल गांधी को हिंदुत्व को छेड़ने की? जी, क्या ज़रूरत थी? ठीक उसे किसी और ढंग से बात कर सकते थे और जो नहीं आप आप भी बात करते हैं आप भाजपा पे जो लाइन लेते हैं कि भाजपा हिंदू-मुस्लिम करती है, अगर ये बात कहते तो ठीक है। अब धर्म की व्याख्या कोई सुनने आपसे वहाँ नहीं आया है और आप वो आपका डोमेन नहीं है, वो आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है। आप अपने अधिकार क्षेत्र पे बोलें। धर्म बहुत संवेदनशील मुद्दा है इस देश में, तो बिल्कुल, आपको शब्दों का इस्तेमाल करते समय बहुत संयमित होना होगा। और उससे क्या जब इस तरीके से आप बात करने लगते हैं, तस्वीरें दिखाने लगते हैं, बाकी तरह की चीज़ें करने लगते हैं, तो विषय की जो गंभीरता है वो बाधित हो जाती है। आप पहले दिन कह रहे थे कि हम नीट के मुद्दे पे बात करेंगे, आपने बात की, लेकिन ये घालमेल जो है, ये धर्म आपने ठीक कहा कि धर्म का मुद्दा जो है उठाने की ज़रूरत क्या थी? धर्म के अलावा और भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, रोज़गार का मोर्चा है, इनसे जुड़ा हुआ सवाल या सद्भावना का ही मुद्दा है या आप आपकी जो लाइन रही है, आप जो कहते हैं कि भाजपा हिंदू-मुस्लिम करती है, अगर आप इसी लाइन पे बोलते, अब आप धर्म की व्याख्या मत कीजिए वहाँ पे। व्याख्या करेंगे तो उसके अलग-अलग तरीके के निहितार्थ निकलेंगे, अलग-अलग तरीके से बातें होंगी, ये ज़रूर है। अच्छा दूसरी बात क्या है, आप ठीक कह रहे हैं कि एनडीए को की सरकार बनी है, इस बार वाक़ई एनडीए की सरकार बनी है, ये भाजपा की सरकार नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं तौला करते। नहीं था। तो गिनती गिनती किसी भी तरीके से उनकी गिनती है, उनकी सरकार है और ठीक बात है। लेकिन जब सरकार है, गिनती जब आप दूसरों के सहारे भी है, सिर्फ भाजपा की गिनती नहीं है, आपके जो सहयोगी दल हैं, खासतौर पे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो है ये 2 बैसाखी माने जा रहे हैं इस सरकार के। तो सरकार में एक समन्वय का जो स्वर होना चाहिए वो दिखना चाहिए। ठीक बात है कि अभी उनकी सहयोगियों से कोई ऐसी खटपट नहीं है या कोई ऐसी बात अभी तत्काल जो है अभी तो सफर की शुरुआत हुई है, आगे-आगे देखिए होता है क्या। लेकिन अ, अहम जो है, सत्ता का अहम जो है, वो नहीं दिखना चाहिए। होता क्या है कि आज भी ये इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि भाजपा जो है अभी तक न तो अहम तोड़ पाई है और न उसका वहम खत्म हुआ है कि अ, हमारा जो बहुमत था या हमारे पास जो ताकत थी वो कम हो चुकी है। और ये अच्छा है, मैं अच्छा मानता हूँ, ये जो आंकड़ा है वो अच्छा है। लोकतंत्र में किसी को भी इतनी ताकत नहीं बख्शी जानी चाहिए कि वो निरंकुश होने के रास्ते उसके लिए खुल जाए। और हुआ यही हम लोगों ने पिछले 2 कार्यकाल में देखा कि इस सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए किसानों के मसले पे, बहुत सारी चीज़ों पे जो टकराव दिखा या जिस तरीके से बातें होती रहीं या एक तरफ़ा निर्णय लिए गए या अग्निवीर का ही मुद्दा था कि आप बगैर दूसरी बातें जो है सुने बगैर जो है वो फैसले लेने पे आमादा रहे। अब वो चीज़ें नहीं चलेंगी। आप जनादेश जो है वो ये कहता है कि आप समन्वय बनाकर चलिए और दूसरे पक्ष की जो बात है, उसको भी बहुत कायदे के साथ सुनिए, बहुत धैर्य के साथ सुनिए और उस हिसाब से निर्णय लीजिए। जनादेश ही इस तरीके का है। ये जनादेश जो है, आपको सब कुछ करने का अधिकार नहीं देता है। आप 400 का माँग रहे थे कि अपने हिसाब से हम सरकार चलाएँगे, आपको 400 नहीं मिले। आपको पूर्ण बहुमत भी नहीं मिला अकेले। नहीं मिला, इसका मतलब ये है, जनता का आदेश ये है, मैंडेट ये है कि आप दूसरों की बात भी सुनें और उस पे विचार करें, सिर्फ़ अपना एजेंडा लेकर न चलें और उसी तरीके से व्यवहार न करें। ये इस संतुलन की अपेक्षा की जानी चाहिए और मुझे लगता है कि दोनों पक्षों को बहुत समझदारी के साथ बढ़ने की ज़रूरत है
अ, तब जो देश ने इतनी मसक भाई आप 3 महीने तक चुनावी अभियान चलता है, पूरा देश का काम-काज बाधित हो जाता है, जनता की उम्मीदें लगी होती हैं संसद पे और संसद जब इस तरीके से हंगामे का अड्डा बन जाएगा, कोई सार्थक बहस नहीं होगी, तो हमारे हाथ क्या लगेगा? मायूसी के सिवा हम है और फिर हम किससे उम्मीद करें? जब हमारे रहनुमा ही इस तरीके का आचरण करेंगे, हम जिनको चुनकर भेजते हैं, कोई हिंदू राष्ट्र का नारा लगाएगा, कोई जय फिलिस्तीन का नारा लगाएगा, तमाम तरीके की चीज़ों हुँ। देखिए, भाई हम जैसे कि बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया कि जय फ़िलिस्तीन। हुँ, आपको जय फ़िलिस्तीन का असदुद्दीन ओवैसी को नारा लगाने की क्या ज़रूरत? कोई मतलब नहीं था। कोई मतलब नहीं था। आप जब जय तेलंगाना कर रहे हैं, तो आप जय हाँ, हिंद का नारा लगा सकते थे ना। ठीक बात है। लेकिन मैं बड़ा इस पर एक सवाल है शंभू जी, कि हाँ। देखिए जय संविधान का नारा लगाया जाता है, तो उस पर स्पीकर महोदय आपत्ति जतलाते हैं। हाँ, ये बहुत ही जी, माने बहुत ही देखिए एम्बैरेसिंग था। भाई हाँ, और जो संविधान संविधान की बात कोई करे, जी, तो या संविधान में इसमें किसको ऐतराज़ होगा भाई? ये संसद ही इसी के लिए नहीं संविधान की जय-जयकार करने के लिए, लोकतंत्र की जय-जयकार करने के लिए जी, और अब अगर उसपे कि उसपे जी, जी, अगर किसी ने जय फ़िलिस्तीन कहा, किसी ने जय हिंदू राष्ट्र कहा, तो उस पर आपत्ति नहीं जताई गई। कोई हाँ, बिल्कुल जताई गई। नोटिस नहीं भेजी गई और स्पीकर हमारे जो हैं वो बदावते असदुद्दीन ओवैसी के यहाँ सहानुभूति जताने चले गए, उनके घर हाँ, पर। जी, हाँ। तो ये यही चीज़ जो है ये बहुत है स्पीकर के आचरण पे भी और मैं ये कहता हूँ जी, कि स्पीकर जिस कुर्सी पे बैठा है, जो जी, संतुलन दिखना चाहिए मेरा व्यक्तिगत तौर पर ये मानना है कि वो दिखता नहीं है। ओम बिरला का ये दूसरा कार्यकाल है। दूसरी जी, बार उनको भाजपा ने उन पे भरोसा जताया है, ठीक है। और अ, आपको नीर-छीर विवेक जो दिखना चाहिए आपके आचरण में, वो दिखता नहीं है। जिन मुद्दों पे आपत्ति होनी चाहिए, भाई हस्तक्षेप हो तो सबके लिए हस्तक्षेप हो। बातें जो हैं वो बराबरी पे कही जाए और कोई व्यक्ति माने आप विरोध करने के लिए अगर जज संविधान का नारा लगाया, तो मुझे लगता है कि इसमें किसी तरह का ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। ये तो चलिए ठीक है, अगर पूरी संसद भी एक साथ जज संविधान कहती, तो संसद की गरिमा ही बढ़ती कि भाई चलिए ठीक है, अगर इसी पे आगे बढ़ के करते ओम बिरला एक लाते के प्रस्ताव कि चलिए संविधान की ही जय-जयकार का एक प्रस्ताव पारित हो जाता, तो लगता है कि हाँ, कि कम से कम संविधान एक ऐसा विषय है कि जिस पे पूरी संसद जो है एक मत है, जिसके अनुसार आपका शासन चल रहा है, जिसके अनुसार सरकार चल रही है, इस पे ऐतराज़ का कोई मतलब नहीं था। तो ये बहुत माने बहुत आश्चर्यजनक लगा और स्पीकर का रवैया जो है, वो कि जी। अरे भाई क्या किस बात पे ऐतराज़ हो सकता है या किसको ऐतराज़ हो सकता है? जहाँ आपत्ति होनी चाहिए, हिंदू राष्ट्र अच्छा कहने पे आपत्ति होनी देखिए चाहिए, एक फिलिस्तीन कहने पे आपत्ति देखिए एक और कहा जाता है शंभू जी, वो ये कि हमारे यहाँ की जो संसदीय प्रणाली है वेस्टमिनिस्टर के आधार पर, जो ग्रेट ब्रिटेन में जो स्टाइल चलती है ना? बिल्कुल। तो हमारे यहाँ एलओपी जो होता है, वो एक तरह का शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है। हाँ, हाँ, हाँ। वो अगर चाहे तो शैडो कैबिनेट भी बना सकता है। हाँ, ब लोग इस बात की ज़रूरत पे जोर देते हैं कि भई बनना जी, चाहिए ताकि बनना चाहिए। जी, इसके पीछे का मकसद क्या है कि पॉइंट टू पॉइंट बात हो, हर जी, मुद्दे पे बात हो, हर विभाग पे जी, बात हो जी, और निगाह रहे कि हम बारीकी से सरकार के कामकाज पे निगाह रखेंगे। प्रधानमंत्री जी, हैं तो शैडो प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनके कामकाज पे निगाह रखेगा, एक-एक चीज़ पे निगाह रखेगा। शैडो मिनिस्टर्स जो बनेंगे, शैडो कैबिनेट जो बनेगा, वो ठीक उसी तरीके से काम करेगा या जी, निगाह रखेगा कि सरकार किस तरीके की गतिविधि चला रही है, किस तरीके की योजना ला रही है, उसकी प्लानिंग क्या है, इन तमाम चीज़ों पे बारीक निगाह रखेगा। इस वजह से और ये बहुत अच्छी परंपरा है। देखिए अब ब्रिटेन में भी जो है, वो हुँ, संसदीय इतिहास उनका अच्छा है और हम उसको मानते भी हैं। हमने उसको अपनाया भी है। जो दुनिया जी, के जो तमाम संविधान है, दुनिया के तमाम देश हैं, उनसे जो अच्छी चीज़ें हैं, वो हमने अपनाई हैं। तो इसको डालने में कोई बुराई नहीं है। विपक्ष और के नेता का भी उतना ही सम्मान होना चाहिए, उसकी भी वही कद्र होनी चाहिए। तो जी, ये चीज़ें जो हैं हाँ, ये बात है। अब देखिए हम लोगों ने इससे पहले के संसद में देखा है कि आज भाजपा को ऐतराज़ हो रहा है कि भाई प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान लगातार वोटिंग होती रही, भाषण सुनना जाना चाहिए था, सदन के नेता हैं वो और उनके पूरे भाषण के दौरान जिस तरीके की हाँ, ठीक बात है। मुझे लगता है कि कोई भी बात कह रहा है तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए और सुनने का अवसर, बोलने का अवसर उनको मिलना चाहिए। लेकिन इसके पहले के ये जो परिपाटी जो है ये अचानक पैदा नहीं हुई।
हम लोगों ने इस देश की संसद में सत्ता पक्ष को भी हंगामा करते हुए देखा है। आपको याद होगा कि संसद का जो इससे पहले की जो सरकार थी, 18वीं जो लोकसभा थी, 17वीं जो लोकसभा थी, तो उस दौरान जो है वो सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने हंगामा किया और कई दिन संसद जो है वो इस वजह से नहीं नहीं चल चल रही। पाया। हाँ, नहीं चली थी। तो ये भाई ये परंपरा तो मिलके जो है उसकी गरिमा की अगर चिंता होती है, तो दूसरों को नसीहत और खुद मियाँ फजीहत वाली बात तो चलेगी। एक सवाल ज़हन में आता है शंभू जी, वो ये है कि देखिए एक तो कोई एलओपी का कोई संवैधानिक पद नहीं है, संसदीय ये परंपरा शायद 77 के बाद शुरू हुई, मोरारजी देसाई के दौर में हाँ, विपक्षी नेता बनाए गए और उनको एक कैबिनेट का दर्जा दिया गया। अब परंपरा ये रही कि उसे एक तरह का अधिकार है, जैसे कि हमने कहा कि शैडो प्राइम मिनिस्टर है, कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर भी अगर बोल रहे हैं, अगर वो इंटरवीन करना चाहता है, जो कि शैडो प्राइम मिनिस्टर यानी कि एलओपी जो है, उसको कि उसको अनुमति दी जानी चाहिए। ये परंपरा रही है कि अगर वो एलओपी खड़ा होता है, तो हमारे जो पीएम होते हैं, वो थोड़ा देर बैठ जाते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ, जो हंगामा की बात आप कर रहे हैं, हालाँकि मैं उसके उसकी आलोचना करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री अगर बोल रहे हैं, तो रेगुलर ढाई घंटे तक आप शोर करते रहें, ये बिल्कुल निंदनीय है, गलत परंपरा है। तो ये हुआ क्यों? दरअसल क्या है कि राहुल गांधी बोलना चाहते थे। मणिपुर के एक सांसद को तो बोलने दिया गया, जो कुकी पक्ष के सांसद थे उनको बोलने का मौका नहीं मिला। उसी को लेकर राहुल गांधी कुछ बोलना चाहते थे, उनको बोलने का मौका नहीं दिया, इसलिए ये सब वहाँ हंगामा हुआ। तो क्या बोलने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए था उन्हें? नहीं बिल्कुल है, यही तो कह रहा हूँ कि देखिए इसमें स्पीकर की भूमिका बहुत अहम हो जाती है और स्पीकर जी, को दोनों पक्षों को समान तौर पे देखना चाहिए। आप राज्यसभा की बात कीजिए, जिस तरीके से जगदीप धनखड़ जो है, वो ठीक है उन्होंने बात वेल में चले आए थे मल्लिकार्जुन खड़गे और उसको लेकर जिस तरीके की आलोचना की और जो कहा कि एकदम संसदीय परंपरा ध्वस्त हो गई, ठीक है। वेल की जो व्यवस्था है, ठीक है। विपक्ष के नेता वहाँ पे पहुँचे। शर्मनाक तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आपको हर चीज़ की पे नोटिस लेने की ज़रूरत होगी और बोलने का मौका जो है वो समान रूप से मिलना होगा, जिसका जिस तरीके का संख्या बल है और विषय की जो गंभीरता है, उस यही मैं कह रहा हूँ कि मणिपुर के मुद्दे पे खुल के बात करने का अगर कहीं कमजोरी है, कहीं कोई बात है, तो उनको मौका मिले। यही कह रहा हूँ कि मैं इस सरकार को सुनने का भी धैर्य होना चाहिए। केवल आप बात कहेंगे, अपनी बात रखेंगे और दूसरों को सुनने का मौका नहीं देंगे या दूसरों को बोलने का मौका नहीं देंगे, तो मुश्किल होगी। और ये फिर जो है संसद इसी तरीके से शोरगुल में डूबेगा। हमारा पैसा बर्बाद होगा, राष्ट्र का पैसा और समय जो है उसकी क्षति होगी और आप किसी सार्थक नतीजे पे पहुँचेंगे नहीं। अपने तरीके से अगर आप काम करना चाहते हैं, तो विपक्ष की ओर से रचनात्मक सुझाव भी आ सकते हैं और गंभीर मामला है, क्यों नहीं बोलने देने की इजाज़त मिलनी चाहिए थी। राहुल गांधी उठकर बोलना चाह रहे थे, बोलने की इजाज़त मिलनी चाहिए थी। आपको याद होगा कि राहुल गांधी जब भाषण कर रहे थे तब बीच में कई प्रधानमंत्री भी 2 बार उठे थे। राजनाथ सिंह ने इंटरवेन किया था, अमित शाह ने इंटरवेन किया था। तो राजनाथ सिंह जब उठे थे, तो उसपे किसी एक सदस्य ने सवाल उठाया था कि भई ये राजनाथ सिंह ने आपसे इजाज़त ली नहीं और वो बोलने को खड़े हो गए। इस बात पर स्पीकर जो है निरुत्तर हो गए थे। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि राजनाथ सिंह भी अगर कहना चाहते थे, कहने की लेकिन जो परंपरा है, जो इजाज़त जिस तरीके से मिलनी चाहिए, उसी तरीके से बात कही जानी चाहिए और इनकी बात भी सुनी जानी चाहिए थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस पूरे सदन को जो है वो शोरगुल में डुबा दिया जाए और आप म म देखिए हुटिंग किसी भी तरफ से हो, आप अगर हूट करेंगे तो जो असली मुद्दा है, जो विषय है वो खत्म हो जाएगा। आपने अपनी बात कह दी और दूसरे की बात सुनिए। सार्थक आलोचना भी होनी चाहिए और पॉइंट टू पॉइंट बात होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा होता नहीं दिख रहा है और मुझे लगता है कि इस मामले में हमारी जो संसद है या हमारे जो सदस्य हैं, वो अभी भी उनसे जिस परिपक्वता की उम्मीद की जाती है सरोज भाई, वो उसका अभाव दिखता है। वो मैच्योरिटी नहीं दिखती है, वो लेवल नहीं दिखता है। तो अब बहस देखिए जी, अब देखिए प्रधानमंत्री जी को और अभी भी वो नेहरू में अटके हुए हैं।
अभी हाँ, इमरजेंसी अभी इमरजेंसी की चर्चा करने की या नेहरू की चर्चा करने की क्या ज़रूरत है? अभी हाँ, जबकि ठीक है। ज्वलंत ज्वलंत मुद्दे थे, बेरोज़गारी है, मणिपुर था, नीट का मामला था, इस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। कोई हाँ, सार्थक तो बहस यही नहीं हो यही सकी। यही तो कह रहे हैं कि आप पॉलिटिकल स्कोर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी है कि संसद में कि पॉलिटिकली हम कैसे स्कोर कर लें, दूसरे पे कैसे हासिल कर लें। तो वो मुद्दे जो है वो तहखाने से निकाले जाते हैं। इमरजेंसी के बाद देश में बहुत पानी बह चुका है। जी। बहुत सारी चीज़ें हैं। इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी और देश ने फिर वापस इंदिरा गांधी को सत्ता में लाकर जो है वो तो उन्होंने जो गलती की थी, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा था और फिर जनता ने उनको दोबारा सत्ता में वापस लाया था। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी गलतियों का चैप्टर क्लोज हो जाता है, लेकिन आप शुरुआत ही इससे आपकी नीयत और मंशा झलकती है कि आप संसद की शुरुआत ही जो है इस बात से करना चाहते हैं कि ताकि दूसरे पक्ष को डिमोरलाइज़ किया जाए। नहीं, भाई 10 साल प्रवृत्ति आपका काम-काज 10 साल से आप शासन में हैं, आप अपने काम-काज पे बात कीजिए, अपनी उपलब्धियों पे बात कीजिए। इमरजेंसी का सवाल लेके बैठ गए, तो सवाल तो आप पे भी उठ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हुँ, आपने ब भई इस देश में कब कीलें बिछाई गई किसानों की राह में बताइए? जी, बड़ा सड़कों सवाल। पे कीलें बिछाने का बड़ा सवाल। तो केवल आप एक जो है वो एक दस्तावेज लेकर इतिहास का दस्तावेज लेकर और नेहरू और गांधी इंदिरा को अरे भाई नेहरू इंदिरा को गुजरे हुए जमाना हो गया, देश बहुत आगे बढ़ चुका है। अपने अंतरिक्ष में इतनी लंबी छलांगे लगा ली हैं इस देश ने और हम पॉलिटिकली जो है वहीं अटके हुए हैं, घड़ी का काटा आपने वहीं अटका के हुँ, रखा है। ये बहुत बदकिस्मती की बात है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जी, मैं कह रहा था और शंभू जी कि प्रवृत्तियाँ जो हैं इमरजेंसी की वो तो अभी भी कायम है। बिल्कुल, अभी देखिए बल मनोज झा जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं और पढ़ाते भी हैं डीयू में। हाँ, तो हाँ। उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के वक़्त जो है उनके अधिकारी और उनके सलाहकार बहुत अच्छे नहीं थे। हाँ, वरना वो इमरजेंसी की जो धारा वो लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, हाँ, जैसे आज ठीक बात। स्थिति हो रही है। देखिए एक बड़ा मुद्दा है, इस पर बात नहीं हो रही शंभू जी, कि 3 नए कानून ऐसे समय उसके बिल पारित हो गए, जबकि लगभग 150 के आस-पास राज्यसभा, लोकसभा से संसद सदस्य जो है उनको निलंबित कर दिया गया था। ठीक 3 जो बात है। नए कानून जो 1 जून से 1 लागू जुलाई 1 से। जुलाई से 1 जुलाई से हाँ, लागू हो गए। उस पर हाँ। ना विपक्ष ने सवाल उठाया, ना किसी और ने सवाल उठाया, क्योंकि हाँ, बड़ा मुद्दा बताइए। है। बहुत ब कई उसमें धाराएँ बहुत ही खतरनाक है, किसी को भी उठाकर अंदर किया जा सकता है। अब रिमांड हाँ, सिर्फ़ 14 दिन नहीं, 3 महीने की रिमांड पर पुलिस ले सकती है। अब पुलिस ले सकती है। तो ये जी, इस पे बात नहीं हो रही है। ये कितना बिल्कुल बात नहीं हो रही, जब इसका दुरुपयोग दिखेगा, बहुत जब दिखेगा। इस तरीके की चीज़ें ये होंगी, अब बगैर बहस के पारित हो गई। इतना आप जी, कानूनों में बदलाव कर रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता जो है वो बदल रहे हैं, सीआरपीसी, आईपीसी को बदल रहे हैं और तमाम चीज़ें बदल रहे हैं। कई प्रावधान जो है वो नए ला रहे हैं और उस समय हुई कि बगैर किसी बहस के, बगैर किसी चर्चा के जो जी, है वो विधेयक पारित हो गए। जी। फिर से उस पे बात क्यों नहीं उठाई थी और विपक्ष की ओर से भी ये बात नहीं उठी। बहुत माने नहीं, मुझे विपक्ष पर से भी निराशा है। मेरा कहना है कि अभी जो है बल्कि संघ का मैं मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा नहीं उठाना था, जो प्रमुख ज्वलित मुद्दे उस पर बात की जानी चाहिए थी। हाँ, बिल्कुल बल्कि मैं पूरे भाषण में जिन लोगों के भाषण में सुन पाया, मुझे अखिलेश यादव बहुत प्रभावित करते लगे। बहुत बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे अखिलेश लगे। यादव ने जिस हाँ, बहुत तरीके अच्छे से लगे, बातें रखी और जिस अंदाज में बात रखी, बहुत अच्छा। उसी उसी स्वर में क्यों नहीं बात होनी चाहिए? जी, और अभी बिल्कुल। अभी अभी एक क्लिप वायरल हो रहा था, वो जो विधानसभा उत्तर प्रदेश की विधानसभा का है, वहाँ भी अखिलेश ने जोगी ने जो है वो उनके पिताजी की आलोचना की थी और कहा था कि तुम जिसके बेटे हो या बाप या बेटे जैसा शब्द का इस्तेमाल किया था। अखिलेश यादव ने उसका बहुत ही सधा हुआ जवाब दिया था योगी को कि मैं भी चाहूँ तो इस तरीके की बात कर सकता हूँ। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि आप हुँ, इस तरीके से बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आप बहुत परिपक्व तरीके से, बहुत शांत और संयत होकर और बहुत धैर्य के साथ भी बात करते हैं और मैं ये कहूँगा सरोज भाई कि अखिलेश यादव जो है अभी चूँकि स्वाभाविक तौर पर ज़्यादा सीटें होने की वजह से राहुल गांधी स्वाभाविक तौर पर नेता है, एलओपी है हुँ, और हुँ, उस हुँ, गठबंधन के मुखिया माने नेता माने जा रहे हैं, नेता हैं। हुँ, हुँ, लेकिन अखिलेश यादव
जिस तरीके की परिपक्वता दिखा रहे हैं खासतौर पे अपनी बातों में और आचरण में, उससे सीख लेने की ज़रूरत है। पहला भाषण ही बहुत अच्छा था उनका। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, हुँ, बहुत शानदार हुँ, उन्होंने हुँ, बात कही और इसी हुँ। तरीके से बातें होनी चाहिए। संसद में इस तरीके से बातें होंगी तो जिस बहस के स्तर की हम उम्मीद रखते हैं, जो लोहिया वाला ज़माना है, जो अटल बिहारी वाजपेयी का ज़माना था, कि जिनके भाषणों को हम आज कोट करते हैं, चंद्रशेखर हैं। चंद्रशेखर हैं, जिनके हुँ। भाषणों की हम बात करते हैं, जिसको आज भी उद्धृत किया जाता है और सुनते हुए आज भी लगता है कि क्या स्तर था और किस तरीके से बातें होती थी संसद। हमें और कहाँ उससे आगे बढ़ना चाहिए था और हम कहाँ गर्त में जा रहे हैं किस तरीके से। तो इससे चिंता होती है संसदीय बहस का, संसदीय आचरण का जो सवाल है मुझे लगता है कि इस पे बहुत गंभीरता से और जो नियम कानून हैं, उस पे भी विचार करने की ज़रूरत है। क्या आपको सब नहीं लगता शंभू भाई कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी को ये आदत नहीं थी विपक्ष हो उनके सामने, हाँ, हाँ, क्योंकि ये संख्या सही बात कम है थी। कि और हाँ, दूसरी हाँ, बात दूसरी बात ये है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि 10% ही संसद सदस्य उसके टोटल से हो तभी एलओपी बनाया जाए। ऐसा कोई संवैधानिक परिधान ये प्रावधान हाँ, नहीं है, हाँ, है नहीं ना? है संवैधानिक लेकिन संविधान में इन्होंने ऐसी चीज़ें हाँ, इन्होंने किसी को बनाया नहीं। तो नहीं क्या बनाया। ये क नहीं बनाया, तो क्या ये कारण तो नहीं है कि एक एक खिजलाहट सी है या क्या परेशानी है? क्या मनोवैज्ञानिक दबाव है में है क्या मोदी? नहीं, नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए संख्या बल जो है वो थोड़ा ही कम है ना, बहुत कम जी, नहीं है। मतों के अंतर्गत से विपक्ष भी मजबूत है जी। और लोकतंत्र की खूबसूरती तो यही है कि विपक्ष भी मजबूत रहे। हुँ, तो तब जो है वो संतुलन कायम रहता है सत्ता का और इनको ठीक बात है कि इन 10 सालों में आदत हो गई कि भई हम एक तरफ़ा बात कहेंगे, एक तरफ से बात जो है वो तो अब ये मुश्किल तो खड़ी होगी और आपको इस सच को स्वीकार करना होगा। हुँ, और एक वही कह रहा हूँ कि ये मैंने पहले भी कहा कि ये मैंडेट है, वो मैंडेट ये कह रहा है कि आप एक तरफ़ा फैसले मत लीजिए, एक तरफ़ा बातें मत कहिए, दूसरों की सुनिए, तो आपका आचरण इस तरीके से होना चाहिए। सत्ता पक्ष को मैंडेट के हिसाब से या विपक्ष को भी मैंडेट के हिसाब से काम करने की ज़रूरत है। आपको भी इतनी ताकत नहीं मिल गई कि आप हुँ, जो है वो कुछ भी कर दें और आपको ऐसा लगे कि नहीं अरे ठीक है हम हार के भी जीते हैं। ठीक है, आपका मनोबल बढ़ा अच्छी चीज़ है। विपक्ष जो हतोत्साहित महसूस कर रहा था, जनता ने उसको इस बार ताकत दी है। इस बार उसके पास एक ताकत है, उसके पास भी ऐसा संख्या बल है कि वो अपनी बात जो है वो मजबूती से रख सकता है। इसकी बानगी दिखी भी। लेकिन फिर वही कहूँगा कि आचरण में जिस परिपक्वता की ज़रूरत है, वो उसकी कमी दिख रही है और विपक्ष को भी प्रौढ़ होना पड़ेगा। सत्ता पक्ष से तो एक जिस संयम और समझदारी की क्योंकि अंततः निर्णय की कमान जो है उनके हाथ में है। तो जिन चीज़ों की अपेक्षा है, जिस समझदारी की अपेक्षा है, उसकी कमी दिख रही है और मुझे लगता है कि आपको समान तौर पे महत्व देना होगा और असहमति का सम्मान करना होगा। देखिए राहुल गांधी ने ठीक है, बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन एक लड़कपन तो लगा उनमें, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मुझे तो लगा और नहीं, राहुल लेकिन गांधी दूसरी ओर शंभू जी, दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है, वो भी अपने बुजुर्गी का वो एहसास नहीं कराया। उनके अंदर भी लड़कपन, फ़िल्मी डायलॉग आप बता रहे हैं, बच्चों की हाँ, कहानी बता रहे हैं। देखिए आप बता रहे हैं कि वो ऐसा स्टूडेंट है जो 524 में 99 नंबर लाकर खुश हो रहा है। तो एक हाँ, दौर में आपने तो एक दौर में तो आपने 2 नंबर लाया था एक दौर में। हाँ, नहीं, नहीं, ये व्यक्तिगत छीटा-कसी का जो है कि इस अच्छा तरीके से दूसरा एक-दूसरे को दूसरा निंदा एक इसके जुड़ा हुआ सवाल है शंभू भाई। अब वो ये है कि उसमें पासिंग मार्क तो 272 था। वो तो आप भी हाँ, नहीं ला पाए पासिंग मार्क। हाँ, ठीक बात है। जबकि आप तो कह रहे थे कि हम भैया 400 लाएँगे हम, उससे ज़्यादा लाएँगे हम। ठीक तो बात है, ठीक बात है। फेल तो दोनों हुए हैं। हाँ, नहीं, नहीं और भाई बात देखिए इसमें क्या है कि अब व्यक्तिगत तौर पर ये हमला है। जी, अब आंकड़े जो है वो देश के सामने हैं, कि जी, आपने क्या लाया, उसने क्या लाया ये सबके सामने है। सारे लोग समझ बिल्कुल, रहे हैं जो चीज़ें बिल्कुल। जी। अब व्यक्तिगत छीटा-कसी जो है वो गलत है। यहाँ तो लोग माँ की, बाप की, किसी हुँ, की, हुँ। दादे की, परदादे की इसकी बात उठा रहे हैं, रंग की, नस्ल की
पैदाइश की इस तरीके की जी, बातें हो रही है संसद के अंदर और संसद के बाहर। मुद्दों पे बात कीजिए ना। देश की जनता महँगाई से त्रस्त है। देश के युवा रोज़गार माँग रहे हैं। देश जो है वो अ, आप ठीक कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की बात कर रहे हैं। क्या ज़रूरत 80 करोड़ लोग इसका मतलब है कि अगर आज भी और आप उससे खुश हैं कि हम उनको अनाज दे रहे हैं और उसके बाद भी ऐसी घटनाएँ आ जाती हैं, आप उस पे बात नहीं करते हैं। अभी आप देखिए देखिए ये वो घटना अभी-अभी ठीक है। देखिए इसी बीच जी, जी। चलते संसद में हाथरस में इतनी बड़ी त्रासदी हो गई। कितनी बड़ी माने हाल-फिलहाल की ये सबसे बड़ी घटना है और इस तरीके की मौतें और उसपे कोई बात नहीं कर रहा है, ना संसद के अंदर ना संसद के बाहर। औपचारिकता जैसी बात हो गई। जो भाई ये धर्मगुरुओं को ऐसे इजाज़त कैसे मिल जाती है कानून को हाथ में लेने की, जो अपने आप को घोषित कर देते हैं ये लोग। भगवान घोषित कर हाँ, देते हैं। भगवान घोषित कर देते हैं, उनको इजाज़त कैसे मिल जाती है? और देखिए ये आश्चर्यजनक बात है, बस सरकार का रवैया झलकना चाहिए। उस बाबा पे एफआईआर नहीं हुई है अब तक, अब उसका तक नाम नहीं गिरफ्तारी है। नहीं हुई। हुँ, नहीं, उसका नाम ही नहीं है एफआईआर, उसके बताइए। सेवादार का नाम है। बाबा के खिलाफ एफआईआर है ही नहीं। भई वहाँ भाजपा की सरकार है, हुँ। आगे बढ़ के जो है वो भाई इन मौतों की इतनी जो जानें गई हैं, जो उसका ज़िम्मेदार कौन है? ये ज़िम्मेदारी कहाँ तय हो रही है? और संसद में जो बात होनी चाहिए थी या संसद का सत्र नहीं भी चल रहा है, तो अभी जिस गंभीरता की बात होनी चाहिए, क्या ये इतना बड़ा मामला नहीं है या क्या इतनी बड़ी त्रासदी नहीं है कि केवल वो योगी जाएँ वहाँ पे? क्या देश के प्रधानमंत्री ऐसे मौकों पे वहाँ पहुँचने की या लोगों के की जो तकलीफ है उसको बाँटने की कोशिश नहीं कर सकते? ये इससे बड़ी घटना क्या होगी आप बताइए ना कि 122-23 लोग जो है वो मारे जाते हैं बहुत बड़ी घटना। और धर्म के नाम पे कारोबार चलाने वाले लोग इस तरीके की हरकतें जो है वो बार-बार करते हैं, आप उनको संरक्षित करें। तो ये जो है इन मुद्दों पे जो है जिस गंभीरता की अपेक्षा है, वो दिखती नहीं है। आपको क्या लगता है शंभू भाई कि ये विपक्ष की खुन्नस नहीं है, दरअसल संघ परिवार और भाजपा शुरुआत से ही गांधी परिवार से चिढ़ती रही है। नेहरू की आलोचनाएँ लगातार करते रहे हैं संघ के लोग, भाजपा के लोग और गांधी की भी आलोचनाएँ करते रहे हैं। और उस वैचारिक धरातल के लोग जो है गांधी जब गॉडसे ट्रे ये होता है ट्रेंड करता है ट्विटर पर आप देखते होंगे हमेशा, जो वो ख़ास करके उस दिन जो शहादत दिवस है। कि तो आपको नहीं लगता कि ये व्यक्तिगत मामला है कुछ दोनों का, नहीं, राहुल का या मोदी जी का? ये बात तो है। देखिए इस बात को ये चीज़ जो है जी, ये तय होना चाहिए कि देश गांधी से चलेगा कि गोडसे से चलेगा, जी, किसकी विचारधारा से चलेगा। एकदम जी। बिल्कुल स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। घाल-मेल जो हुँ, है वो जी, चल नहीं सकता है, कि गोडसे भी और गांधी भी निसंदेह। दोनों एक हुँ, साथ जो है ये चल नहीं सकते इस देश में। हुँ, हुँ, और आप जब कहते हैं कि हम हिंसा की आलोचना होती है, हुँ। तो आपको गोडसे ने जो तरीका अपनाया, उससे किसकी सहमति हो सकती है? कौन सहमत होगा? जिस गांधी की बदौलत दुनिया भर में आपकी गूँज है, जिसके विचारों को आज भी दुनिया जो है वो सहेजती है, लोग प्रेरणा लेते हैं। दुनिया के कोने-कोने से लोग समझते हैं कि एक ऐसा विचारक, एक ऐसा मौलिक विचारक जिसने न केवल समकालीन वक़्त में बल्कि आज भी जो है वो प्रेरणा का केंद्र है। और आप उसके विचारों को और आज भी आप किसकी बात करते हैं? नेहरू की बात करते हैं। भाई नेहरू की उपलब्धियाँ भी रही हैं, इस देश कैसे इसको खारिज कर सकते हैं? इंदिरा की उपलब्धियाँ भी रही, उसको आप कैसे खारिज करेंगे? आप उन नाकामियों की गाथा लेकर बैठे रहेंगे। और ठीक बात भी है, जब सवाल उठता है तो भाई लोग कुछ सवाल उठाएँगे कि भई आप इमरजेंसी की बात करते हैं, इंदिरा की इमरजेंसी की आलोचना करते हैं, तो बाला साहब देवरस ने जो समर्थन किया था, आप उसको कैसे विसार देंगे? भाई उससे जुड़ा हुआ भी चैप्टर है ना। संघ ने तो समर्थन किया था इमरजेंसी का। तो आज कहते हैं कि भाई आलोचना हो तो ये कि केवल केवल इमरजेंसी लगाने वाले की आलोचना क्यों हो? वो जो समर्थन कर रहे थे उसका, उसकी भी आलोचना हो संसद में। ये हिम्मत है क्या भाजपा? मतलब उसी
उसी दौर की बात है ना कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े इंदिरा गांधी ने ही किए थे। उसी हाँ, दौर की बात है कि अटल जी ने दुर्गा तक कहा था इंदिरा गांधी को। हाँ, ठीक बात है, बहुत सारी हाँ, चीज़ें हैं। हाँ। अ, अटल जी ने तो भई जिस राजधर्म की याद दिलाई थी, हुँ। तो भाई देखिए सवाल आप केवल दूसरों पे उँगलियाँ उठाएँ और इतिहास की चीज़ें हैं, इतिहास की भूलें जो हैं या जो भी है, हर दौर में जो है वो हर चीज़ सही नहीं होती है, हर लेकिन आप उनको निकाल के क्या बताना चाहते हैं? भई आगे बढ़िए ना, आपके पास वक़्त है, अब 10 साल का वक़्त बहुत बड़ा वक़्त होता है। 10 साल आपको देश की जनता ने दिया, आप बल्कि आप अब एनडीए की सरकार के तौर पर और 5 साल के लिए आपको जनादेश मिला है। तो काम-काज की एक ऐसी लकीर खींची जानी चाहिए, बजाए इसके कि आप नेहरू में, गांधी में, इसमें उलझे रखें और देश को उलझाए रखें। देखिए, क्या आपको लगता है कि संघ प्रमुख ने मोहन भागवत ने जो कहा, उस पर कुछ अमल कर पाएँगे लोग? कुछ सीख मिलती है या नहीं? कि अ, मर्यादा का पालन करें, अहंकार ना पालें, हाँ, नहीं ठीक विपक्ष बात को है। प्रतिपक्ष ना समझें, वो शत्रु नहीं है। हाँ, ठीक बात है। तो देखिए यही बात हम लोग कह रहे हैं ना कि भाई जो जी, जनादेश मिला है, जो जो जी, जनादेश मिला है, जी। उसमें सबके सम्मान की बात हो। और अब देखिए आरएसएस तो बीजेपी की राजनीतिक पौधशाला है, मतलब वहीं से हुँ, लोग उपजते हैं, वहीं से आते हैं और वहाँ से ये हुँ, बात आ रही है। हुँ। और मुझे लगता है कि अगर ये बात नहीं होती है और ऐसा नहीं होता है, अगर उन्होंने वाक़ई गंभीरता से ये बात कही है और वो ये व्यवहार में उतरता हुआ नहीं दिखता है सरकार के, तो ज़रूर कहीं न कहीं एक बात जो है वो किसी दूसरे किरदार पे भी बात जा सकती है कि भई अगर आप नहीं चलेंगे तो कोई तू न सही तो और सही ये वाली बात अब हो सकती है। और अब ये आपको बात कही जा रही है ये बात कही जा रही है कि जी, भाजपा के भीतर भी इस बात पे मंथन शुरू हो चुका है जी। कि भई केवल मोदी ही नहीं या केवल व्यक्तिवाद नहीं, समान तरीके से भाजपा में भी जो है एक नेतृत्व की एक नई पौध उभर कर सामने आई है, उनको भी मौके मिलने चाहिए। बहुत तरीके इस तरीके की बातें कही जा रही हैं, जो बातें संघ प्रमुख ने कही हैं जी, जो समझाइश दी है, जी, तो उसका असर आज दिखे ना दिखे, तत्काल तौर पे दिखे ना दिखे, लेकिन ये एक प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। इस ये ज़रूर माना जाना चाहिए कि एक प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है कि भाजपा के भीतर ही एक नया नेतृत्व एक उसकी तलाश जो है उसका निहितार्थ यही था। मैं जो समझ पाया मुझे ये लगता है कि एक तलाश जो है वो शुरू हो चुकी है। एक समन्वयकारी चेहरे की ज़रूरत जो है वो भाजपा फिर से महसूस कर रही है। भाजपा न भी महसूस कर रही है तो संघ परिवार तो महसूस कर रहा है और संघ परिवार जो सोचता है देर-सवेर उसका असर जो है वो भाजपा पे दिखना तय है। मतलब एक चीज़ आपने शंभू जी नोटिस की होगी, सारे मिनिस्टर खड़े हुए, कई सांसद खड़े हुए, नितिन गडकरी चुपचाप बैठे रहे। हाँ, नितिन गडकरी जो है हालाँकि नितिन गडकरी ने राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पे उनकी आलोचना मैंने सुनी सोशल मीडिया पे उन्होंने वो कहा सोशल में उस सदन के अंदर नहीं कहा उन्होंने। सदन पे हाँ, हाँ, नितिन गडकरी जो है नितिन गडकरी देखिए एक दूसरी धारा तो है और वो जी, दूसरी धारा का प्रतिनिधित्व नितिन गडकरी अभी फिलहाल करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हुँ, और उन्होंने अपने मंत्री के तौर पे कामकाज के तौर पे वो सबसे सफल मंत्री भी माने जाते हैं। बात को बिल्कुल, सारे निसंदेह, समझते सबसे सफल। निसंदेह समझते हैं हुँ, और शुरुआत के दिन से भी जब जब सेंट्रल हॉल में मीटिंग हो रही थी, तमाम सांसदों की मीटिंग हो रही थी, संसद के पुराने भवन में जीत के तुरंत बाद जो है, उस समय भी आप देखेंगे कि नितिन गडकरी जो है, वो अपनी सीट पे बैठे ही रहे, है ना? वो खड़े नहीं हुए उन्होंने। तो ये बात तो भई असहमति जो है हमेशा शब्दों से व्यक्त नहीं की जाती है। हुँ। कई बार जो है वो आप अपने बॉडी लैंग्वेज से भी बात बताते हैं। तो नितिन कहते हैं ना गडकरी का जो खामोशी बड़ी ज़बान होती है। हाँ, जवान होती है। तो नितिन हाँ, गडकरी का जो बॉडी खामोशी। लैंग्वेज है, जी, वो बीजेपी के अंदर या संघ के अंदर जो असहमति की जो धारा उभर रही है, उसका जी। प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वो दिखा है उनके बॉडी लैंग्वेज में वो दिखता है। हुँ। अच्छा एक चीज़ और है, वो शायद आपने नोटिस किया हो शंभू भाई, वो ये कि देखिए जब भी किसी भी पार्टी का नेता का चुनाव होता है, तो उसकी संसदीय दल की बैठक होती है। भाजपा के संसदीय दल की बैठक नहीं हुई। भाजपा की संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को बतौर नेता चुनाव नहीं किया गया।
और एनडीए की बैठक होती है, ऐसा क्यों? ये परंपरा के खिलाफ नहीं था क्या? या क्या मोदी को डर था क्या कि वहाँ किसी तरह के कोई विरोध हो सकता है भाजपा की अगर बैठक होती है तो? हाँ, देखिए ये इस बात पे मैंने बहुत गौर नहीं किया, लेकिन ये जी, ज़रूर है जी, कि भई आपको तो अपने पहले दल का नेता चुना जाना चाहिए। आप दल के जी, भी नेता हैं और उसके जी, बाद जो है वो गठबंधन के नेता हैं। जी। साझे तौर पे आप चुने गए हैं। चलिए ठीक है। हुँ, ये अंतर्विरोध हो सकता है उनका या ये इस बात पे कतई दो राय नहीं है। मैं तमाम चीज़ों को ये जो हुआ उसकी बात छोड़ दीजिए आप। लेकिन इस पे कोई नहीं है कि जी, बीजेपी में भी एक अलग धारा चल रही है जी, और ठीक है अभी वो दिखती नहीं है। अभी बहुत सतह पे चीज़ें दिखती नहीं हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि नरेंद्र मोदी के काम-काज की जो शैली है, उनका जो तरीका है, आप देखेंगे पूरे चुनावी भाषण के दौरान वो पार्टी का नाम तो 1-2 बार लेते थे। मोदी, मोदी जो है वो खुद से अपना नाम जो है जितनी बार उच्चारित करते थे। मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो हैं ये भाव-भंगिमा किसी को भी बहुत पसंद नहीं आ सकती। हमेशा संस्था बड़ी होती है, व्यक्ति बहुत बड़ा नहीं होता है। हमेशा आप जिस पार्टी ने आपको बनाया है, जिस संस्था ने आपको बनाया है, जिसने आपको मौका दिया है, वो बड़ी होती है और वो अगर आप केवल लेकिन हुआ ये बीजेपी ने भी अवसर दिया उनको कि भाई ठीक है, मोदी जी के नेतृत्व में जब तक सफलताएँ मिलती रहीं, तब तक बीजेपी को भी ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती रहीं। जैसे ही इस बार स्कोर कम हुआ, तो अब जो है वो गहन तरीके से विचार शुरू हो गया है कि भाई कहाँ दिक्कत है, तब आपको व्यक्ति पार्टी को भी और संघ को भी व्यक्तिवाद नज़र आने लगा। संघ भी तो इतने दिनों तक चुप था। संघ ने ये बात अब चुनाव के बाद क्यों कही? हुँ, हुँ, हुँ। सही कह रहे हैं। तो ये बात है कि तो ज सफलता और देखिए जब आप सफल होते हैं, चाहे जिस भी तरीके से सफल हो, साम, दाम, दंड, भेद जिस भी तरीके से, जो भी तरीके, तो आपकी जो खामियाँ हैं, उस पे लोग बात करने से जो है हिचकते हैं। उसको लगता है कि नहीं, 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 चलिए इनका हुँ, मॉडल सही है। तब आपको व्यक्तिवाद भी पसंद आता है, तब तमाम हुँ। चीज़ें पसंद आती हैं। जब स्कोर कम आया तो आपको लगने लगता है, तब आप समीक्षा करने लगते हैं और फिर तमाम तो ये अब ज़रूर है। आखिरी आखिरी सवाल शंभू जी ये है कि अब जैसी स्थितियाँ हैं, अब कोई नेहरू नहीं है जो कि विपक्ष के नेता युवा अटल को कहे कि ये आने वाले दिनों का प्रधानमंत्री हो सकता है ये नौजवान। या कोई हाँ, राजीव गांधी नहीं है कि विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी अगर बीमार पड़े तो उनको किसी बहाने विदेश भिजवा दे, इलाज करवा दे। अब वो चंद्रशेखर का दौर नहीं है, वो प्रणब मुखर्जी का दौर नहीं है कि सब मिल-जुल कर सारी बातें करते थे। सदन में भले बहस करते थे, बाद में सेंट्रल हॉल में मिला करते थे और चाय-नाश्ता साथ में करते थे। अब तो मुँह घुमाकर लोग चले जाते हैं और अब तो ऐसा लग रहा है कि दुश्मनी वाली बात लग रही है। पक्ष-विपक्ष या पक्ष-प्रतिपक्ष नहीं, ये दुश्मन है। तो ये रास्ता निकलेगा कैसे? अब तो कोई है नहीं। कैसे हाँ। रास्ता निकलेगा? अच्छा देखिए ये कड़वाहट वहीं नहीं रुकी है। जी, ये केवल संसद तक की बात नहीं है, ये नेताओं की जी, बात नहीं है। हम जी, आप अगर हमने आपके विचार से असहमति व्यक्त की, जी, तो आप हमने सोशल मीडिया पे कुछ लिखा, हमने कहीं कोई बात रखी, तो जी, आपका हमारे प्रति नज़रिया बदल जाता है। हमारी आपकी बिल्कुल। दोस्ती जो है, वो उसमें हुँ, दरार पड़ जा रही है। तो ये जो बिल्कुल। ज़हर बोया है नेताओं ने, एक हुँ, दूसरे के खिलाफ जो तल्खी, एक दूसरे के खिलाफ जो घृणा और इस स्तर पे असहमति जो है वो घृणा का विषय नहीं होता है। हम आपसे बिल्कुल। असहमत हो सकते हैं। आपको हमारा चेहरा पसंद नहीं आ सकता है, हुँ, हुँ, हुँ। आप हमको आपका फीचर पसंद नहीं आ सकता है, हुँ, लेकिन इसका इसका मतलब क्या ये नहीं कि मतलब? मैं आपसे घृणा करता हूँ या आप हुँ, सही मुझसे घृणा बिल्कुल, करते हैं। लेकिन ये सही कह रहे हैं। घृणा के स्तर पर बातें पहुँच गई हैं। और उसका असर जो है नेता जिस तरीके से आचरण करने लगे हैं, उसका असर जो है वो जनता में दिखने लगा है। एक ही परिवार में दरारें तलवारें खींच गई हैं। हम पॉलिटिकल डिस्कोर्स पे जब बात करते हैं घर में तो जी। लोग इस तरीके से विवाद होता है जैसे जमीन-जायदाद का झगड़ा हो, जैसे कोई ऐसी रंजिश हो। तो ये जो आप देश बना रहे हैं, ये जो माहौल बना रहे हैं, ये मत समझिए कि वो वहीं तक संसद तक और सत्ता तक की लड़ाई तक जो है वो सिमट जाएगी। ये उसका असर जो है वो अ, उसका अनुकरण जनता भी करती है। उसका हम उसी तरीके की कड़वाहट हम आपस में देखते हैं। हमने अब आपने कोई बात ऐसी चला दी, अगर बीजेपी के खिलाफ 2 बातें कही या आपके चैनल पे आके मैं ये कोई बात कह रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि भई दोनों तरफ की बातें की जाएँ या जो सही है, वाजिब है, ठीक है। गलत कोई भी हो सकता है, मेरे भी विचार जो है वो गलत हो सकते हैं, आपके भी विचार गलत हो सकते हैं। लेकिन असहमति का सम्मान होना चाहिए ना। अब आप
इसी बहाने जो है, जो जिसने आपके खिलाफ कोई बात कही, जिसने आपसे असहमति व्यक्त करी, आप उससे घृणा करने लगे, आप उसको कहते हैं कि इस तरीके से माने दुश्मनी की हद तक जो है वो उतर आया है, रंजिश की हद तक उतर आया है। तो ये और अभी तो नहीं दिखता है। सरोज भाई, आप जो कह रहे थे कि वो कि कोई नेहरू पैदा हो जो कहे अटल बिहारी वाजपेयी में भविष्य के प्रधानमंत्री की संभावना देखे, ये माहौल तो नहीं है। ये जो है काश ऐसा हो पाता और काश वो परंपरा दिख पाती। काश संसदीय बहस का स्तर जो है, हम जो अपना ही जो हम बेंचमार्क कायम कर चुके हैं, काश उससे आगे बढ़ पाते और हम कहाँ उससे पीछे जा रहे हैं। ये तो क्या देखते निराशाजनक हैं तो अब कुछ नहीं। अगला अगला सत्र होगा तो क्या होगा फिर? कोई तो रास्ते निकलने चाहिए ना, ऐसे कैसे चलेगा? सरकार कैसे चलेगी फिर? हाँ, नहीं ठीक बात है। देखिए देखिए अगर कुछ रवैया बदलता है, मुझे लगता है कि देखिए हम आप जो बहस कर रहे हैं, हम आप जो बात कह रहे हैं, या तमाम तरीके के जो जनमत आ रहे हैं, चाहे पक्ष के लिए आए, विपक्ष के लिए आए, इसको अगर दोनों पक्षों ने बहुत गंभीरता से समझने की कोशिश की, अ, अगर सारी राय, और मुझे लगता है कि हो सकता है कि इन्हीं लड़ाइयों के बीच से रास्ता निकले, समन्वय का रास्ता निकले, और निकले तो ये सुखद बात होगी। जनता तो यही उम्मीद करती है और मुझे लगता है कि संसद के आगामी सत्रों में एक परंपरा कायम होनी चाहिए, एक बात कायम होनी चाहिए कि भई हम भी अपनी बात कहेंगे, आप भी अपनी बात कहो, हम एक-दूसरे को सम्मान के साथ सुनेंगे, जो निर्णय होना है संसदीय परंपरा के अनुसार निर्णय होगा, किसी को ऐतराज़ नहीं होगा। देखिए वहाँ संख्या बल से में विपक्ष पीछे है। भई अभी लोकसभा अध्यक्ष के लिए उन्होंने उम्मीदवार उतारा, वो जानते थे कि हमारा संख्या बल नहीं है, लेकिन एक परंपरा है, एक एक असहमति जताने का तरीका है, तो उन्होंने उतारा उम्मीदवार और उसपे ऐतराज़ भी नहीं होना चाहिए। हुँ, तो ये रास्ते जो हैं, वो देखिए निकलने। एक एक सुझाव मुझे लगता है शंभू भाई, वो ये है कि डिप्टी स्पीकर, है ना? ये विजय त्रिवेदी ये सीनियर जर्नलिस्ट है, तो उनका कहना है वो उन्होंने संघ पर काम किया है और लगातार पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग की है उन्होंने वर्षों से 20-25 साल और भाजपा बीट भी देखते रहे हैं। तो उनका कहना है कि देखिए रूल तो ऐसा है कि जितनी जल्दी हो सके स्पीकर के चुनाव के बाद डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन पिछले टर्म में तो डिप्टी स्पीकर कोई था नहीं। तो हुँ। इस टर्म में लोग कहते हैं कि परंपरा रही कि विपक्ष को ये पद दिया जाना चाहिए। तो हाँ, देखिए अगर विपक्ष को ये पद दिया जाता है, विपक्ष क्या घोषित तौर से उम्मीदवार हैं, अवधेश प्रसाद पासी हैं जो अयोध्या से जीत कर आए हैं। बिल्कुल। तो अगर इस पर अगर सहमति बन जाए तो क्या आपको लगता है कि कोई एक रास्ता जो है थोड़ा-सा हाँ, एक होना चाहिए। देखिए रोशनदान खुल जाए? बड़ा दिल दिखाने की ज़रूरत है। आप जी, है ये परंपरा जो कायम करेंगे, जी, वही बाकी जगहों पे कायम होगी। आप जी। डिप्टी स्पीकर का पद अगर ये परंपरा है, तो दिया जाना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। विपक्ष है, विपक्ष के पास भी संख्या बल है। तो अब आपको उसको उसकी अपनी हैसियत के हिसाब से जो है वो समादर और आदर जो है वो देने की ज़रूरत है। डिप्टी स्पीकर का पद देंगे, आपका क्या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा कुछ नहीं, बल्कि इससे ये एक संदेश जाएगा कि आप एक कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक अच्छा स्वस्थकर माहौल बनाना चाहते हैं अगले 5 सालों के लिए, और ये होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये परंपरा है, उनका भी संख्या बल है, उनकी दावेदारी बनती है, वाजिब दावेदारी बनती है, और इसको स्वीकार किया जाना चाहिए। यानी कि रास्ते निकलेंगे, ऐसा नहीं है, निराश नहीं होना चाहिए। नहीं, ठीक है। देखिए तमाम नाउम्मीदियों के बीच ही जो है उम्मीद की कोई किरण फूटती है। मैं भी कह रहा हूँ कि जी, हो सकता है कि इसी बहस से इसी तरीके से राह निकले, और ये बात तो देखिए इस बात को सत्ता पक्ष ने भी समझ लिया होगा कि अब हम एक तरफ़ा बात कहेंगे तो बात चलेगी नहीं। अब कड़ा प्रतिरोध जो है वो झेलना पड़ेगा, और विपक्ष को भी ये बात समझनी चाहिए कि अगर उसको किसी मुद्दे पे सार्थक बहस करनी है, सार्थक बहस या अपने मुद्दों को मजबूती से रखना है, तो उसे भी धैर्य के साथ सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। दोनों तरफ से चलिए ये परिपक्वता दिखे, दोनों तरफ से ये समझदारी दिखे, ऐसी उम्मीद करते हैं हम। चलिए व्यूअर्स एक अच्छी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं। शंभू जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए सरोज भाई। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा
सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।